हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए 12वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इस 12वें मॉडल पेपर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस 12वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस 12वें मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 12वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, सीरीज में दिया गया है सबसे पहले 2, 2 के बाद में 6, 6 के बाद में 12, 12 के बाद में 20, 20 के बाद में 30 और 30 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर 2 से 6 कैसे बनेगा, तो देखिए 2 से 6 बन जाएगा कैसे, यदि हम 2 के अंदर क्या कर दें +4 कर दें तो 2 और 4 मिलकर बन जाएगा 6। फिर देखिए 6 से कितना बन रहा है 12, तो 6 से 12 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 6 के अंदर क्या कर दें +6 कर दें तो 6 और 6 मिलकर बन जाएगा 12। फिर देखिए 12 से कितना बन रहा है 20, तो 12 से 20 बनेगा कैसे, तो मेरे भाई यहां पर देखिए यदि हम 12 के अंदर क्या कर दें +8 कर दें तो 12 और 8 मिलकर बन जाएगा 20। फिर देखिए 20 से कितना बन रहा है 30, तो 20 से 30 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 20 के अंदर क्या कर दें +10 कर दें तो 20 और 10 मिलकर बन जाएगा 30। अब हमसे इसी प्रकार से पूछा गया है कि 30 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जो ये वाली संख्या है इस संख्या को ध्यान से देखना है कि यहां पर हुआ क्या है। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए पहले क्या हुआ है +4, फिर क्या हुआ है +6, फिर क्या हुआ है +8, फिर क्या हुआ है +10। तो यहां पर ध्यान से देखिए यहां पर कंटिन्यू +2 हो रहा है इनके अंदर। देखिए पहले क्या है +4, 4 के अंदर +2 किया तो कितना हो गया 6, 6 के अंदर +2 किया तो कितना हो गया 8, 8 के अंदर +2 किया तो कितना हो गया 10। अब कंटिन्यू आगे क्या कर देंगे 10 के अंदर भी +2 कर देंगे तो 10 और 2 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 10 और 2 हो जाएगा 12। यानी कि 10 के बाद में कितना प्लस होगा, यानी कि 10 के बाद में प्लस होगा 12। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम इस 30 के अंदर क्या कर दें इस 12 को ऐड कर दें। तो मेरे भाई यहां पर देखिए यदि हम 30 के अंदर क्या कर दें 12 को ऐड कर दें तो 30 और 12 मिलकर बन जाएगा 42। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 42। अब हमें देखना है कि 42 किसी ऑप्शन में है, तो हां सर 42 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस वैनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता हो। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है
कि पिता, पुत्री और महिला का सही वेन डायग्राम किस प्रकार का बनेगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि आपको किन किन शब्दों से वेन डायग्राम तैयार करना है, और उसके बाद में उन शब्दों के बीच में आपको देखना है रिलेशन। यदि आपको रिलेशन पता चल गया तो आप इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में देखते ही फटाफट से सोल्व कर दोगे। तो मेरे भाई यहां पर देखिए हमें किन किन शब्दों से वेन डायग्राम तैयार करना है। तो देखिए पहला शब्द है पिता, दूसरा शब्द है पुत्री और तीसरा शब्द है महिला। यानी कि इन 3 शब्दों से हमें क्या करना है, वेन डायग्राम तैयार करना है। तब हम क्या करेंगे, इन तीनों शब्दों के बीच में देखेंगे सबसे पहले रिलेशन है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए सबसे पहले हम रिलेशन देखेंगे पिता और पुत्री के बीच में। तो क्या पिता और पुत्री के बीच में कोई रिलेशन है? तो नहीं सर, पिता और पुत्री के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। यानी कि पिता अलग होता है, पुत्री अलग होती है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर रिलेशन देखेंगे पुत्री और महिला के बीच में। तो क्या पुत्री और महिला के बीच में कोई रिलेशन है? तो हाँ सर, पुत्री और महिला के बीच में रिलेशन है। यानी कि जो पुत्री होती है ये क्या होती है, महिला होती है। यानी कि महिला के अंदर कौन कौन आता है? तो मेरे भाई माता, पुत्री, बहन, बुआजी, चाची, ये सभी किसके अंदर आती हैं, महिला के अंदर आती हैं। तो मेरे भाई पुत्री भी किसके अंदर आएगी, महिला के अंदर आएगी। ठीक है, अब इसी प्रकार से आपको यहां पर रिलेशन देखना है कि पिता और महिला का आपस में कोई रिलेशन है। तो नहीं सर, पिता और महिला का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो अब मेरे भाई इसके लिए वेन डायग्राम कैसे तैयार करेंगे, तो वो देखिए यहां पर देखिए सबसे पहले हम इन तीनों शब्दों में से क्या करेंगे, किसी भी एक शब्द के लिए आरेख तैयार करेंगे। तो मेरे भाई यहां पर हम पहला आरेख तैयार करेंगे महिला के लिए। तो यहां पर ध्यान से देखिए ये कौन हो जाएगी, महिला। यानी कि ये आरेख हो जाएगा महिला के लिए। दूसरा आरेख हम बनाएंगे किसके लिए, पुत्री के लिए। तो देखिए क्या पुत्री का संबंध महिला और पिता के साथ में है? तो सर पुत्री का संबंध पिता के साथ में तो नहीं है, लेकिन पुत्री का संबंध महिला के साथ में है। यानी कि पुत्री क्या होती है, एक महिला होती है। तो पुत्रा यानी कि पुत्री क्या होती है, महिला होती है। तो पुत्री आ जाएगी किसके अंदर, महिला के अंदर। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अब क्या बच गया, पिता। तो मेरे भाई पिता का संबंध पुत्री और महिला के साथ में है? तो नहीं सर, पिता का संबंध नहीं तो पुत्री के साथ में है और नहीं महिला के साथ में है। यानी कि पिता है ये पुत्री और महिला दोनों से क्या है, अलग है। तो मेरे भाई इन दोनों से अलग हो जाएगा पिता। यानी कि पिता, पुत्री और महिला का 100% सही वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार से। अब आपको देखना है कि इस प्रकार का वेन डायग्राम किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो हाँ सर, इस प्रकार का वेन डायग्राम हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले संबंधित शब्द का चयन करें। यानी कि यह तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि पुस्तक का संबंध है लेखक के साथ में, तो चित्र का संबंध किस शब्द के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस टाइप के प्रश्न में आपको यहां पर देखना है कि यहां पर पुस्तक का संबंध लेखक के साथ में कैसे है। यानी कि जिस प्रकार से पुस्तक का संबंध लेखक के साथ में है सेम उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि चित्र का संबंध किसके साथ में होगा। तो मेरे भाई यहां पर देखिए पुस्तक का संबंध लेखक के साथ में कैसे है। तो देखिए पुस्तक को लिखने वाला कौन होता है, लेखक होता है। इसी प्रकार से हमें बताना है कि चित्र को बनाने वाला कौन होता है। तो मेरे भाई जिस प्रकार से पुस्तक को लिखने वाला या बनाने वाला होता है लेखक, सेम इसी प्रकार से चित्र को बनाने वाला होता है चित्रकार। तो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर शब्द भरा जाएगा चित्रकार। अब हमें देखना है कि चित्रकार शब्द हमें किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो आंसर चित्रकार शब्द हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ दिया जाएगा। और मेरे भाई इस पीडीएफ को हमने टॉपिक वाइज कवर किया है। और यदि आप इन 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को एग्जाम से पहले तैयार कर लेते हो तो मैं आपको एक गारंटी दिलाता हूं कि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को ले लीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई सीरीज से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम में सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहां पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है 88, 88 के बाद में 90, 90 के बाद में 93, 93 के बाद में 97, 97 के बाद में 102 और 102 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहां पर देखिए यहां पर है 88 से यहां पर 90 कैसे बनेगा। तो देखिए यदि हम 88 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 88 और 2 मिलकर बन जाएगा 90। फिर देखिए 90 से कितना बन रहा है 93, तो 90 से 93 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 90 के अंदर क्या कर दें +3 कर दें तो 90 और 3 मिलकर बन जाएगा 93। फिर देखिए 93 से कितना बन रहा है 97, तो 93 से 97 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 93 के अंदर क्या कर दें +4 कर दें तो 93 और 4 मिलकर बन जाएगा 97। फिर देखिए 97 से कितना बन रहा है 102, तो 97 से 102 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 97 के अंदर क्या कर दें +5 कर दें तो 97 और 5 मिलकर बन जाएगा 102। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 102 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जो ये वाली संख्या आई है इस संख्या को ध्यान से देखना है कि यहां पर हुआ क्या है। तो यहां पर देखिए यहां पर हुआ है पहले +2, उसके बाद में +3, उसके बाद में +4, उसके बाद में +5, यानी कि ये सीरीज चल रही है कंटिन्यू। यानी कि यहाँ पर देखिए पहले हुआ +2, उसके बाद में हुआ +3, उसके बाद में हुआ +4, उसके बाद में हुआ +4, तो मेरे भाई कंटिन्यू आगे क्या हो जाएगा 5 के बाद में हो जाएगा +6। यानी कि यदि हम क्या करें इस 2 के यानी कि इस 102 के अंदर यहाँ पर हम +6 कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 102 के अंदर हम क्या कर देंगे +6 कर देंगे तो 102 और 6 मिलकर बन जाएगा 108, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 108। अब हमें देखना है कि 108 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर 108 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने,
यदि PEN को QFO के रूप में कोड किया जाता है तो BOOK को कैसे कोड किया जाएगा। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखना है कि PEN को यहाँ पर QFO के रूप में कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि BOOK को कैसे लिखा जाएगा या फिर किस प्रकार से कोड किया जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर पता करना है कि यहाँ पर PEN को यहाँ पर क्या लिखा गया है। तो मेरे भाई PEN को यहाँ पर लिखा गया है QFO। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए यहाँ पर देखिए PEN को यहाँ पर QFO कैसे लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पर देखिए P से जस्ट अगला लेटर क्या आता है, Q आता है, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए E से जस्ट अगला लेटर क्या आता है, F आता है। फिर इसी प्रकार से मेरे भाई यहाँ पर देखिए N से जस्ट अगला लेटर आता है O। यानी कि यहाँ पर आपको पता चल गया कि PEN से यहाँ पर QFO कैसे लिखा गया है। यानी कि मेरे भाई यहाँ पर क्या किया गया है, PEN से जस्ट इसके अगले वाला लेटर को लिखा गया है। यानी कि P से जस्ट अगला लेटर होता है Q, E से अगला लेटर होता है F, इसी प्रकार से N से अगला लेटर होता है O। तब मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आप आसानी से बता सकते हैं कि BOOK को कैसे लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से देखिए BOOK इसको क्या लिखा जाएगा। तो करेंगे क्या मेरे भाई, सबसे पहले तो हम लिखेंगे B से अगला लेटर है, तो देखिए B से जस्ट अगला लेटर होता है C, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए B के बाद में है O, O के बाद में क्या आता है, तो मेरे भाई आप सभी को पता है O के जस्ट आगे लेटर आता है P। इसी प्रकार से इस O के आगे भी क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे P। फिर क्या है K से जस्ट अगला लेटर क्या आता है, तो आप सभी को पता है कि K के जस्ट आगे लेटर आता है L। यानी कि BOOK इन सभी को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यानी कि BOOK को यहाँ पर लिखा जाएगा CPPL। अब हमें देखना है कि CPPL किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर CPPL ये सभी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं ऑप्शन बी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का पहला जल मेट्रो किस राज्य में शुरू किया गया है। ऑप्शन ए है केरल राज्य में, ऑप्शन बी है तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र राज्य में, और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। यानी कि भारत का पहला जल मेट्रो भारत के केरल राज्य में शुरू किया गया है। तो मेरे भाई छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक की खोज को समर्पित है। या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस वैज्ञानिक CV रमन को समर्पित है। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है वो वैज्ञानिक CV रमन के लिए क्या किया जाता है, उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है, पूछा जाता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है विज्ञान दिवस। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 28 फरवरी, ठीक है मेरे भाई 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इसी के साथ में देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि
यहाँ पर पूछा जाता है कि रमन प्रभाव की खोज के लिए किस वैज्ञानिक को जाना जाता है, या फिर रमन प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो मेरे भाई याद रखना, रमन प्रभाव की खोज की थी वैज्ञानिक सीवी रमन ने। और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण किस कंपनी ने किया था। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। यानी कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण किया था भारतीय रेलवे कोच फैक्ट्री ने। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहां पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और देखिए इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं, इसलिए इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है। और इस प्रश्न के अंदर या फिर इस क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चनों में से आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर यदि पहले से आता हो तो उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करें, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणी भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी श्रृंखला मानी जाती है। ऑप्शन ए है हिमालय, ऑप्शन बी है अरावली, ऑप्शन सी है सतपुड़ा और ऑप्शन डी है नीलगिरी। तो मेरे भाई यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। यानी कि जो अरावली पर्वत श्रेणी है यह भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए है गंगा नदी पर है, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ऑप्शन सी है यमुना नदी पर है और ऑप्शन डी है नर्मदा नदी पर है। तो यहां पर देखें इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। यानी कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहां पर देखिए एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है, यहीं से पूछा जाता है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो याद रखना भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। इसी के साथ में देखिए एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और यह प्रश्न मैं पिछली क्लास के अंदर करवा भी चुका हूं। तो आप सभी को बताना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है और उस नदी की लंबाई कितनी है। तो इस प्रश्न का आंसर सभी अभ्यर्थियों को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो मेरे भाई एक काम कीजिए, इस टाइप के प्रश्न को आप जरूर नोट कर लिया करें, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। यानी कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भारतीय उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है श्वेत कोशिकाओं के द्वारा, ऑप्शन बी है लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा, ऑप्शन सी है प्लाज्मा के द्वारा और ऑप्शन डी है प्लेटलेट्स के द्वारा। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन है बी, यानी कि मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। अब यहाँ पर देखिए जिन भी अभ्यर्थियों ने पिछली क्लास देखी है वो यहाँ पर बोलेंगे कि सर ये आपका क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने करवाया था कि मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा, लेकिन यहां पर आप करवा रहे हैं कि मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। नहीं मेरे भाई ये बिल्कुल क्या होगा, सही आंसर होगा। कैसे? क्योंकि देखिए मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है या परिवहन होता है किसके द्वारा? तो मेरे भाई देखिए जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं इनके अंदर होता है हीमोग्लोबिन। तो मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर जो पाया जाता है हीमोग्लोबिन उसके द्वारा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चाहे तो आपको एग्जाम के अंदर हीमोग्लोबिन मिल जाए या फिर आपको मिल जाए क्या, लाल रक्त कोशिकाएं, तो इस प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ध्वनि की चाल निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए है ठोस माध्यम में, ऑप्शन बी है द्रव माध्यम में, ऑप्शन सी है गैस माध्यम में और ऑप्शन डी है निर्वात माध्यम में। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस माध्यम में। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहां पर देखिए एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है, यहीं से पूछा जाता है कि प्रकाश की चाल निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो याद रखना प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है निर्वात माध्यम में। ठीक है, और यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मनुष्य की आंख की रेटिना पर बनने वाली छवि कैसी होती है? तो मेरे भाई यहां पर देखिए चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि मनुष्य की आंख की रेटिना पर बनने वाली छवि होती है वास्तविक और उल्टी। तो मेरे भाई 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और यहां पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट पर लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ दिया जाएगा। और मेरे भाई इस पीडीएफ को हमने टॉपिक वाइज तैयार किया है। यदि आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। और यदि आप इन 21,000 क्वेश्चनों को एग्जाम तक तैयार कर लेते हो तो मैं आपको ये गारंटी दिलाता हूं कि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को ले लीजिए और अपनी तैयारी को एग्जाम से पहले मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक नाम क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक नाम क्या है, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक नाम है H2SO4। तो मेरे भाई 15 प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।